दूसरा वैज्ञानिक। रात के लगभग 11 बज चुके थे। दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक लगभग खत्म हो चुका था। शहर शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन उसी शांति के पीछे एक ऐसा खेल चल रहा था जिसके बारे में किसी आम इंसान को कोई अंदाजा तक नहीं था। वहीं अनिका और लच्छो अपनी अदृश्य क्लोनिंग डिवाइस के साथ हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। उनकी गति इतनी तेज थी कि सीसीटीवी कैमरे में भी केवल एक धुंधली लहर रिकॉर्ड हो रही थी। अनिका की कलाई पर लगा होलोग्राफी ट्रैकर अचानक से बीप करने लगा। ट्रैकर 25 मीटर्स। अनिका ने अपनी रफ्तार धीमी कर दी। यहीं कहीं पर है। सुहानी ने चारों ओर देखा। उनके सामने एक पुराना बंद पड़ी मेट्रो सर्विस टनल था। ऊपर जंग लगा था, बोर्ड टेढ़ा था और लटका हुआ था। देखने से कोई नहीं कह सकता था कि इसके नीचे कोई सक्रिय अड्डा भी हो सकता है। यह जगह तो कई साल पहले बंद हो चुकी थी। सुहानी ने फुसफुसाया। अनिका ने दीवार को हल्के से छुआ, बाहर से, अंदर से नहीं। सुहानी उसने अपनी हथेली दीवार पर रखी और एक कुछ क्षण बाद ही पूरी दीवार पर नीली रेखाएं चमकने लगी थी। होलोग्राफी दीवार, असल रास्ता इसके पीछे छिपा है। अनिका ने अपनी डिवाइस से सुरक्षा प्रणाली को निष्क्रिय किया। धीरे धीरे पूरी दीवार पारदर्शी हो गई। उसके पीछे एक आधुनिक भूमिगत प्रेशर था। दोनों बिना आवाज के अंदर उतर गए। अंदर हर तरफ सफेद रोशनी थी, लेकिन एक बात अजीब सी लगी, पूरा प्रेशर खाली था, न कोई व्यक्ति था। सुहानी ने धीरे से कहा, इतनी बड़ी जगह थी और कोई नहीं। अनिका ने तुरंत जवाब दिया, यही सबसे बड़ा जाल हो सकता है। तभी उसे बहुत ही हल्की सी धड़कन सुनाई दी। अनिका की सुनने की क्षमता सामान्य इंसानों से काफ़ी अधिक थी। वह उस आवाज़ का पीछा करते हुए एक बंद स्टील रूम तक पहुंच गई। दरवाज़ा बाहर से लॉक था। अंदर से बहुत धीमी आवाज़ आई, कोई है। अनिका की आंखों में चमक आ गई। यहीं पर है वो। उसने कुछ ही सेकंड में इलेक्ट्रॉनिक लॉक तोड़ डाला। दरवाज़ा खुला। अंदर लगभग 55 वर्ष का एक वैज्ञानिक कुर्सी पर बंधा हुआ था। उसके शरीर पर चोट के निशान थे, लेकिन उसकी आंखों में अब भी हिम्मत बाकी थी। अनिका तुरंत उसके पास पहुंची। डरिए मत, हम आपको यहाँ से निकाल लेंगे। वैज्ञानिक ने अनिका को देखा। उसे उसका चेहरा नहीं दिखाई दिया, क्योंकि अनिका के पूरी बॉडी पर मास्क था। उसके चेहरे पर राहत हल्की सी महसूस हुई। तुम्हें बहुत देर हो गई है। अनिका ने उसके बदन को हल्का सा देखा और बदन काट दिया। बाकी वैज्ञानिक कहाँ है? वैज्ञानिक कुछ बोलने के वाला था। अचानक पूरे कमरे की लाइटें बंद हो गई। अगले ही पल एक महिला की आवाज़ पूरे प्रेशर में गूंज उठी, शाबाश हिडन क्वीन, तुम उम्मीद से जल्दी ही यहाँ पर पहुँच गई। अनिका और सुहानी तुरंत सतर्क हो गई, क्योंकि अनिका ने अब विजुअल मोड में आ चुकी थी। कमरे की छत पर लगे प्रोजेक्टर एक एक करके स्टार्ट हो चुके थे। चारों तरफ उसी रहस्यमयी लड़की का होलोग्राफी छवि दिखाई देने लगी। वह मुस्कुरा रही थी, तुम मुझे ढूंढ रही हो ना, और मैं तुम्हें। सुहानी ने चारों तरफ देखा। सामने आओ। उस लड़की ने हंसी, अभी नहीं, अभी तुम्हें बहुत कुछ समझाना बाकी है। इतना कहकर सभी होलोग्राफी एक साथ अचानक से गायब हो गई, लेकिन उसी क्षण पूरा फर्श कांपने लगा। अनिका ने नीचे देखा। पीछे हटो। वह वैज्ञानिक बैठा था। उसके नीचे का प्लेटफॉर्म धीरे धीरे नीचे उतरने लगा था। कोई पूरे कमरे को ही अलग से एक तरीके से एंगल के साथ घुमा रहा था। अनिका ने बिना एक पलक गवाए छलांग लगा दी। वैज्ञानिक का हाथ पकड़ लिया था। सुहानी ने अपनी ऊर्जा से प्लेटफॉर्म को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ सेकंड तक दोनों ओर जबरदस्त खींचातानी देखने को मिली थी। आखिरकार प्लेटफॉर्म रुक गया था। दोनों ने मिलकर उस वैज्ञानिक को ऊपर खींच लिया। वैज्ञानिक तेज तेज सांसें ले रहा था। उन्होंने तीसरे वैज्ञानिक को ब्लैक फैसिलिटी के साथ बंद रख रखा है। इतना कहकर उसने अपनी मुठियाँ खोली। उसमें से एक छोटा सा काला डाटा क्रिस्टल था। अनिका ने उसे अपनी जेब से सुरक्षित रख लिया। उसे समझ आ चुका था ये मिशन अभी बहुत लंबा चलने वाला है।
शायद वहाँ पर कोई इंसान नहीं था। अनिका को कुछ अजीब भी लग रहा था। उसी समय दूसरी तरफ मारवा हाउस, दादी माँ अपनी बालकनी से आसमान को देख रही थी। उन्होंने मन ही मन कहा, अनिका, तुम जिस रास्ते पर चल रही हो वह दुश्मन से ज़्यादा खतरनाक है। सच तुम्हारा इंतजार कर रही है। नीचे लॉन में कबीर सिंह बच्चों के साथ खेल रहा था, लेकिन खेलते खेलते उसकी नज़र फिर से पुराने उस पेड़ के पास जा रही थी जहाँ पर उसकी कुछ यादें थी। एक पल के लिए उसे लगा जैसे कोई वृद्ध व्यक्ति दूर खड़ा उसे देख रहा है। उसे पलक झपकी, वहाँ कोई नहीं था। रोहित को कुछ अजीब सा एहसास भी हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ टापू भूल भुलैया में समय लगातार कम होता जा रहा था। आर्यन त्रिशा पुल पार कर चुका था। रिया ने सही चाबी नहीं बल्कि सही तरक खोज लिया था। अलेक्जेंडर अब्दुल भी अपनी अपनी परीक्षाओं में सफल होकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें अभी तक ये नहीं पता था कि भूल भुलैया का अंतिम द्वार तभी खुलेगा जब पांचों साथी फिर से एक दूसरे को खोजकर एक साथ उसी स्थान पर पहुंचे। और कहीं बहुत दूर वृद्ध किंग ने संतोष से आंखें बंद कर ली थी। अभी तक सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है स्वाति। वहीं धीरे धीरे करके रात गहरी होती जा रही थी। दिल्ली की पुरानी मेट्रो सर्वर टनल में बाहर निकलते ही ठंडी हवा पूरे वातावरण को और भी रहस्यमय बना रही थी। अनिका सारी चीज़ों को महसूस कर चुकी थी जब उसने उस साइंटिस्ट को उसके सामने आया था। इतनी आसानी से, अगर इतनी मुश्किल से यहाँ तक लेकर आए हो तो इतनी आसानी से अगर वो उसके सामने आया है तो कुछ बड़ा है। अब भला अनिका की सोच काफ़ी तेज थी। शायद वो इंसान भी अनिका की सोच के बारे में जानते हैं, उससे 4 कदम आगे के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अनिका सिचुएशन को देखकर उनसे 2 कदम आगे के बारे में ही सोच सकती है। वहीं दूसरा वैज्ञानिक की सांसें अब भी तेज चल रही थी। उसका शरीर पूरी तरह से थक चुका था। अगर अगले ही कुछ घंटों में उसे सुरक्षित चिकित्सा नहीं मिली तो उसका बचना मुश्किल लग रहा था। पावर क्वीन, उसका कंधा संभाला अनिका ने। हिडन क्वीन, हमें जल्दी से निकलना होगा। लेकिन अनिका की नज़र उस साइंटिस्ट पर ही रुकी थी। उसकी आंखें लगातार आपस में एक दूसरे से मिली। इमारतों की खिड़कियां और छतों और अंधेरी गलियों पर पड़ रही थी। वे अचानक रुक गई। सुनो, स्वानी ने धीमे स्वर में पूछा। क्या दी? अनिका ने बिना उसकी ओर देखे कहा। हमें अकेले नहीं हैं। कम से कम 26 लोग हमारे पीछे और शायद 30-35 बाएं और 30-35 हमारे आगे हैं। स्वानी चौंक गई क्योंकि जब वो आए तो रास्ता पूरी तरह से साफ था, लेकिन सुहानी को भी कुछ अजीब लगा था। लेकिन इतना स्ट्रिक्ट आइडिया, वो भी अनिका द्वारा, इसके बारे में उसे अभी तक कुछ भी पता नहीं था। तुमने देखा? अनिका हल्का मुस्कुराई। देखा नहीं, महसूस किया। 3 अलग अलग इमारतों की छतों पर स्नाइपर हैं। 8 लोग दाईं गली में और 5 बाईं तरफ। बाकी छतों से धीरे धीरे आगे की तरफ घेरा बना रहे हैं। सुहानी ने ध्यान से चारों तरफ देखा। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अनिका जमीन की तरफ देखकर कुछ इशारा करती है। अनिका ने धीरे से कहा, यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। वे सोच रहे हैं उन्होंने हमें घेर लिया है, जबकि मैं पिछले 5 मिनट से उनके घेरे के बीच चल रही हूँ। उसने अपनी घड़ी में हल्का सा स्पर्श किया और एक होलोग्राफी नक्शा हवा में उभर आया। याद है जब हम अंदर आ चुके थे तभी मैंने 3 वैकल्पिक रास्तों को स्कैन किया था। सुहानी मुस्कुरा दी। हाँ, अनिका उससे पीछे थी। अचानक से वो रुक गई थी और वह कुछ सोचने लगी। तभी सुहानी ने कहा था, दी क्या हुआ? चलो ना, कहीं वह साइंटिस्ट फिर से मुसीबत में ना पड़ जाए। मतलब तुम पहले से तैयार थी? अनिका ने गंभीर स्वर में कहा। इस खेल में जो पहले सोचता है उसी की जीत होती है। उसने उस साइंटिस्ट की ओर देखा। इसकी हालत ठीक नहीं है, इसे लड़ाई से दूर रखना होगा। कुछ ही दूरी पर पेड़ों की आड़ में विभाग के विशेष बुलेट प्रूफ मेडिकल वैन उनका वेट कर रही थी, क्योंकि वो लोग भी अनिका को फॉलो करते हुए वहां तक आ चुके थे। यह वही बैकअप था जिसे अनिका ने मिशन शुरू होने से पहले बिना किसी को बताए ही पूरी तरह से तैयार कर लिया था। सुहानी, तुम इस साइंटिस्ट को लेकर सीधे ही मुख्य चिकित्सालय केंद्र जाओ। रास्ता बदलती रहना। हर 7 मिनट बाद वाहन की दिशा बदलनी। किसी भी अनजान सिग्नल पर कोई भी जवाबदेही नहीं करनी।
अगर कोई पीछा करे तो लड़ना नहीं है, बस बचकर निकलना है। सुहानी ने पूछा, और आप? अनिका की आंखों में एक अलग सी चमक थी। जो लोग इतने समय से मेरा इंतजार कर रहे थे, तो थोड़ा सा झलक उन्हें भी दिखा देती हूँ। आखिर मैं हूँ कौन? क्योंकि उनकी गलत फहमी भी तो मिटनी है कि आखिर मैं हूँ कौन। उन्होंने अब खाली हाथ लौटना ठीक नहीं रहेगा। क्यों, सही कहा ना मैंने? ये कहकर अनिका ने प्यारी सी होठों पर स्माइल आ जाती है और वह नीचे की तरफ देखने लग जाती है, जैसे कि कोई भी उसके स्त्री को समझ और देख ना पाए। लेकिन सुहानी की नज़रों से सब छिपा ना रहा। सुहानी समझ चुकी थी। तभी वह बड़े ही प्यार से कहती है, मैं भूमिका दी को इनको सौंप कर जल्द ही वापस लौटूंगी दी। सुहानी समझ गई, अब हिडन क्वीन ने फैसला कर लिया है। शायद उसके फैसले को अब भगवान भी नहीं बदल सकता। अनिका एक पल किसी के बारे में सोच लेती थी, लेकिन जब से अनिका हिडन क्वीन बनी थी, तब से अगर उसने अपने हाथों में तलवार उठाई तो शायद सामने जो भी आएगा मौत की नींद सोएगा, किसी को नहीं छोड़ने वाली। हर गद्दार, हर दुश्मन को मौत की नींद सोना ही होगा। उसने उस साइंटिस्ट को संभाला और मेडिकल वैन की ओर बढ़ गई। कुछ ही क्षणों बाद वैन अंधेरे में गायब हो गई थी। पूरा इलाका अब बिल्कुल शांत हो चुका था। अनिका जिस गलियारे में थी, जहाँ पर छुपी हुई थी, उसकी नज़रें चारों तरफ दौड़ रही थी। जब उसे लगा सुहानी यहाँ से सुरक्षित बाहर जा चुकी है, तो वह चारों तरफ देखने लगी। अनिका अकेली खड़ी थी। अचानक एक एक करके चारों दिशाओं में काले कपड़ों के दर्जनों लोग बाहर इधर उधर देख रहे थे, क्योंकि अनिका काफ़ी देर से कहीं पर छुपी हुई थी। भला जाहिर सी बात थी, अनिका काफ़ी देर से दिखाई नहीं दी तो उसे ढूंढने के लिए निकलेंगे ही। अब अनिका चारों तरफ घूम कर देख रही थी। अनिका की नज़रें उन व्यक्तियों को तो देख रही थी, लेकिन अभी तक उनकी नज़रों में अनिका इतनी आसानी से नहीं आने वाली थी। अगर अनिका चाहती तो कुछ सेकंड में वहाँ से गायब हो सकती थी, यानी कि बिना उनकी नज़रों में आए। लेकिन अनिका ये नहीं चाहती थी, क्योंकि अब उसके सामने जो भी दुश्मन आएगा, जो भी व्यक्ति आएंगे, उन्हें मौत की नींद सोना होगा। क्योंकि आने वाले भविष्य के साथ वे व्यक्ति फिर से मजबूत हो जाते हैं और फिर से सामने आ जाते हैं। इसलिए अब अनिका ने एक ही टारगेट कर लिया था, दुश्मन को नींद सोना ही होगा। एक एक करके चारों दिशाओं में काले कपड़ों के अब दर्जनों से लेकर 3 दर्जनों तक लोग चारों तरफ इकट्ठा हो गए थे और एक दूसरे से पूछ रहे थे, क्या तुमने कोई देखा? लेकिन सभी का एक ही इशारा था, नहीं। किसी के हाथ में तलवार थी तो किसी के पास आधुनिक हथियार थे, किसी के हाथों में ऊर्जा से चलने वाले ब्लेड थे। तो कुछ ही पलों में अनिका चारों तरफ से घिर चुकी थी, क्योंकि अनिका अब उनके सामने जो आ चुकी थी। अचानक से चारों तरफ से व्यक्ति उसको घेरा बनाकर घेर लेते। लेकिन हैरानी की ये बात थी कि अनिका खुद उन व्यक्तियों के बीच में इतनी स्पीड से चली गई थी कि उन्हें खुद पता नहीं चला। लेकिन जब उन्हें महसूस हुआ कि उनके बीच, उनके यहाँ पर कोई लड़की है, उसने वही आउटफिट पहन रखा है जो कि उनको दिखाया गया था। अब सभी की हैरानी में आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि किसी ने भी उसे आते हुए नहीं देखा। अब अनिका पूरी तरह से चारों तरफ से घिर चुकी थी। गोल चक्कर बना लिया गया था। उनमें से एक व्यक्ति आगे बढ़ा, हिडन क्वीन, आखिरकार तुम अकेली रह ही गई। अनिका के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। वह हल्के से मुस्कुराई, गलत। अकेली मैं नहीं हूँ, फंसे तुम लोग हो। इतना कहते ही उसने अपनी उंगली से हल्का सा इशारा किया। अचानक पूरे क्षेत्र में स्ट्रीट लाइटें अचानक से बुझ गई। अंधेरा पूर्ण रूप से अंधेरे में ही डूब गया। लेकिन यह अंधेरा दुश्मनों के लिए था। अनिका के लिए हेलमेट विजन सक्रिय हो चुका था। अगले ही पल पहले हमलावर को वार किया, लेकिन उसका मुक्का हवा में ही रह गया। अनिका वहाँ थी ही नहीं, क्योंकि अनिका उन लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही थी। कभी किसी को अपनी तलवार से काट रही थी तो कभी किसी को। अब व्यक्तियों के हाथों में जो हथियार थे, जो भी ऑटोमेटिक मशीन गने थी, सभी अनिका से बचने के लिए अपने चारों तरफ घुमाने लगे, जिस कारण से वे लोग एक दूसरे की मौत को अपने हाथों से अपने ही लोगों को उतारने लगे। वहीं पीछे से सिर्फ एक आवाज़ आई, इतनी धीमी चाल और मुझे पकड़ने चले हो। धड़ाम, पहला आदमी जमीन पर गिर चुका। बाकी लोग एक एक साथ इधर उधर टूट पड़े। रात थी, युद्ध भूमि में पूरी तरह से वह जगह बदल चुकी थी। उसी समय
टापू। टापू। समय लगातार बीत रहा था। पत्थरों की ऊंची ऊंची दीवारों पर कुछ मिनट बाद अपनी जगह बदल रही थी। रास्ता अब ही खुला दिखाई दे रहा था, अगले ही पल बंद होता जा रहा था। जो दीवारें उबेद लगती थी वही अचानक किसी नए रास्ते की तरफ मुड़ रही थी। यह बुलबुलैया किसी नक्शे में नहीं थी बल्कि सोच में चल रही थी। आर्यन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके कपड़ों पर जमी धूल अब पत्थरों की तरह सख्त हो चुकी थी। शर्ट कई जगह से फट चुकी थी। पैरों में पड़े छाले हर कदम के साथ दर्द बयां कर रहे थे। पिछले कई दिनों से उसे भर पेट खाना नसीब नहीं हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में हार बिल्कुल भी नहीं थी। उसने दीवार पर अपनी उंगलियों से एक छोटा सा चिन्ह बना दिया। यह वही चिन्ह था जो गुप्त संकेत का था, जो अपने बचपन में अपनी माँ अनिका ने उसे सिखाया था जब वह बताती थी, अगर कभी रास्ता खो जाओ तो रास्ता मत ढूंढो, अपने लोगों के लिए निशान छोड़ो। आर्यन हल्का मुस्कुराया। उसकी मोम की ये छोटी छोटी बातें आज उनके लिए कामगार साबित हो रही हैं। मम्मा, उम्मीद है रिया इसे पहचान लेगी। वहीं दूसरी तरफ रिया धीरे धीरे चल रही थी। उसकी चाल पहले जैसी तेज नहीं थी, क्योंकि भूख और थकान से उसके शरीर को भी कमजोरी लग चुकी थी, जिस कारण से वह अपने कदम तो बढ़ा रही थी, लेकिन बेबसी के साथ। उसका दिमाग अब उतना तेज नहीं था। अचानक उसकी नज़र दीवार पर बने एक छोटे से निशान पर गई। उसकी उंगलियों से उस निशान को छुआ। उसकी आंखों में चमक आ गई, क्योंकि ये ताजा उभेरा हुआ निशान था। शायद उसके भाइयों ने ही इसे उकेरा हो। यह शायद आर्यन अलेक्जेंडर में से किसी ने किया है। उसके चेहरे पर कई दिनों बाद मुस्कान आई थी, क्योंकि उस भूल-भुलैया भी उन्हें काफ़ी दिन हो चुके थे। अब उसे यकीन था वह अकेली नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अलेक्जेंडर एक ऐसे रास्ते पर पहुंच चुका था जहां सामने 5 अलग अलग सुरंगें थी। हर सुरंग के बाहर एक नाम लिखा था, आर्यन, रिया, अब्दुल, जॉन और अलेक्जेंडर। वह कुछ पल तक उन नामों को देखता रहा, फिर धीरे से बोला, अगर मैं अपने नाम वाला रास्ता चुनूं तो शायद यही मेरी हार होगी। उसने अपने नाम वाली सुरंग को छोड़ दिया और आर्यन के नाम वाली सुरंग में प्रवेश कर दिया। उसी क्षण भूलभुलैया में से हल्की सी सुनहरी रोशनी फैल गई, जैसे किसी ने उसके निर्णय को स्वीकार कर लिया हो। अब्दुल भी अब तक सबसे कठिन हिस्सों से पहुंच चुका था। उसके सामने पत्थर का एक विशाल दरवाजा था। दरवाजे पर लिखा था, अपने लिए खोलोगे तो कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश नहीं की, बल्कि पीछे मुड़कर दूसरी दिशा में चल पड़ा। तभी उसके पीछे वही दरवाजा अपने आप चमराते हुए खुल चुका था। एक धीमी आवाज पूरे उस जगह को में गूंज उठी। जो अपने स्वाद से ऊपर उठ सकता है उसी के लिए रास्ता स्वयं खुल जाता है। वही रोबोट जॉन की ऊर्जा अब केवल 80% बची हुई थी, क्योंकि अभी तक जिन रास्तों से वे गुजरे थे इलेक्ट्रिसिटी यूज तो हो रही थी, लेकिन वहाँ की एनर्जी में कुछ ऐसा था कि साथ साथ रिकवर भी हो रही थी। ऐसे ही बच्चों को भी भूख नहीं लगी थी, लेकिन जब वह इस भूल-भुलैया में आए, शायद इनके दिमाग के साथ उनकी भूख लगने की क्षमता भी बढ़ चुकी थी। जैसे जैसे अपने माइंड का प्रयोग कर रहे थे, एक दूसरे से अलग थे। इसलिए उसने अपनी बैटरी बचाने के लिए लगभग सारे सिस्टम बंद कर दिए थे। अब वह मशीन की तरह नहीं, बल्कि एक आम इंसान की तरह सोच रहा था। उसने जमीन पर पड़े पैरों के निशान को देखना स्टार्ट किया। कुछ निशान पुराने थे तो कुछ बिल्कुल नए दिखाई दे रहे थे। जॉन धीरे से बोला, यह तो रिया के जूतों के निशान है, मुझसे ज़्यादा दूर नहीं है। उसने उसी दिशा में चलना स्टार्ट कर दिया। भूल-भुलैया जैसे उनकी अंतिम परीक्षा ले रही थी, यहाँ तक कि उनकी सोचने, समझने, आत्मविश्वास, निर्भर रहने की सारी चीज़ों की परीक्षाएं होने स्टार्ट हो चुकी थी। भूल-भुलैया के सबसे ऊंचे छोर पर किंग अब भी वैसे ही बैठा था और स्वाति मल्होत्रा शांत खड़ी सब कुछ देख रही थी। स्वाति की आंखों में संतोष था। देखिए, किसी ने भी अपने लिए आसान रास्ता नहीं चुना है। अब किंग मुस्कुरा दिया। यही तो हमारी सबसे बड़ी परीक्षा थी, शक्ति, बुद्धि और मार्शल आर्ट। ये सब के बाद आते हैं सबसे पहले दिल का बड़ा होना जरूरी है। कुछ पल चुप रहने के बाद उन्होंने फिर कहा, लेकिन अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। स्वाति उसकी ओर देखा। क्या भूल-भुलैया उन्हें फिर से मिलाएगी? वृद्ध
किंग ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, भूल भुलैया कभी किसी को नहीं मिलाती, उन्हें एक दूसरे तक खुद पहुंचना होगा। उसी समय भूल भुलैया की गहराइयों में कहीं दूर आर्यन बनाए हुए निशान के सामने रिया आकर खड़ी हो गई। उसने कांपते हाथों से उसी निशान को नीचे अपना छोटा सा प्रतीक बना दिया, यानी कि अपने नाम का एक छोटा सा लोगो या सिंबल बना दिया, जिसका अधिकतर रिया प्रयोग करती थी। बिना एक शब्द बोले वह आगे बढ़ गए। उसे नहीं पता था कि कुछ ही मिनटों बाद उसी निशान के सामने अलेक्जेंडर भी पहुंचने वाला था और पहली बार भूल भुलैया के 5 बच्चों को एक दूसरे की ओर ले जाना स्टार्ट कर दिया था, या ये कहा जाए उन्होंने अपने आप को संतोष के साथ शांत किया। जहाँ अलेक्जेंडर को काफ़ी गुस्सा आ रहा था, दीवारों को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी सारी काम पूरी तरह से नाकाम रहे, क्योंकि ये हो नहीं सकता था, क्योंकि ये सब उनके लिए नहीं बना था। जो उनके लिए बना था, नीति को जो मंजूर था, वो सब उनको ही दिया जा रहा था, ताकि आने वाले भविष्य में काफ़ी अच्छा उजाला लेकर वे आगे बढ़े। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। जल्द मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ। अगर आप यहाँ पर इस एपिसोड को सुन रहे हो तो दूसरे चैनल पर बाकी के एपिसोड है, वहाँ पर विजिट करके ज़रूर सुनें। थैंक यू। जल्द मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ।